ठीक है, देखते हैं हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें। अब जो नया टॉपिक है अपना वो है ट्रांसक्रिप्शन के आगे ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन के आगे ट्रांसलेशन आना है। अब आरएनए से प्रोटीन बनना है। हाँ, और उसी में हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पहले पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी में आगे पहले ट्रांसलेशन है ना। चल देखिए, ट्रांसलेशन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बहुत ही आराम से पहले तो एनसीईआरटी निकाल लेना है। देखिए ट्रांसलेशन, जो हमारा ट्रांसलेशन है वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पहले इन सब के बारे में बात करते हैं। ट्रांसलेशन की साइट क्या है, कहाँ होता है ट्रांसलेशन, कोई बताएगा? साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। क्या होता है ट्रांसलेशन? आरएनए से प्रोटीन बनना, है ना। हमें आरएनए से प्रोटीन बनना, हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। यस सर। उसके अलावा हमने बहुत सारी बातें करी थी कि कैसे राइबोसोमल आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। यही तीनों का हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपने कहा कि ये आपका न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम थे और क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए था, और डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोड करता है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक, तो इस पर्टिकुलर जीन को सबसे पहले डीएनए से आपने बदल लिया आरएनए। किसे बदल लिया? डीएनए से आपने इसे आरएनए में बदल करवा दिया। और आरएनए में बदलने के लिए आपने इसको सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन इससे पीछे वाली वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग पढ़ के आए। अब क्या हुआ, ये आरएनए 3 तरीके के हो सकते थे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए बनने के लिए आपने पहले एचएनआरएनए बनाया और उससे फिर एमआरएनए बना लिया। ठीक, यानी एमआरएनए पे पूरे कोड्स हैं। अब ये सारा पार्ट न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाना चाहता है, और साइटोप्लाज्म में ये वाली पार्ट जो है ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, इसके अलावा फ्री राइबोसोम्स भी घूम रहे हैं। ठीक, तो ये एमआरएनए यहाँ से निकल के कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अब ये बाहर जैसे ही आया, ठीक, तो एमआरएनए होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। यहां आते ही यहां पे पहले राइबोसोम्स, हम आपको बता चुके हैं राइबोसोम्स में 2 यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट होती है, ये पहले बता चुके हैं। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट यहां आके पहले जुड़ जाती है, और यहां क्योंकि देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए AUG UUU UUC, आपको पता है फिनाइलएलानाइन के लिए कोड करते हैं UUU। ठीक है, AUG किसके लिए? मेथियोनिन के लिए कोड करता है। आपको ये सारी बातें पहले ही पता है। आपने कहा कि ये हमारा जो एमआरएनए आया है इसके ऊपर ये कोड्स हैं, ये आपको तो पता है कि AUG मेथियोनिन के लिए कोड करता है, UUU फिनाइलएलानाइन के लिए, UUC फिनाइलएलानाइन के लिए कोड करता है। ठीक है, मान लीजिए, लेकिन आपकी सेल के अंदर तो ये किसी को नहीं पता है कि किसके लिए कोड करता है, ये सिर्फ उसको पता है जो है राइबोसोम। तो राइबोसोम इस कोड को डिकोड करना जानता है, पढ़ना जानता है। इसलिए एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आके लगेगी और वो इसे पढ़ना शुरू करेगी, रिसाइट करेगी कि साहब आइए, कौन है ये? मेथियोनिन। ठीक है, अब मेथियोनिन को जैसे ही आवाज लगाई गई, अब समझिए सी, मेथियोनिन को आवाज जैसे ही लगाई गई, उधर मेथियोनिन बैठा हुआ था आराम से। ठीक है, ये मेथियोनिन है एमिनो एसिड, और मेथियोनिन वाला टीआरएनए आराम से बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। ठीक, लेकिन जैसे ही आवाज लगाई गई ये टीआरएनए घबरा गया कि भैया कोई बुला रहा है। अब कोई बुला रहा है तो टीआरएनए सबसे पहले क्या करेगा? मेथियोनिन को अपने साथ में चिपकाएगा। ठीक, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, पहले एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होगा। ठीक, फिर टीआरएनए के ऊपर चार्जिंग। फिर बताइए, जैसे कि ये एमआरएनए, देखिए ये समझ में इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया? एमआरएनए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ये एमआरएनए पड़ा हुआ है और इस एमआरएनए के ऊपर हमें एमिनो एसिड के सीक्वेंस लगाना है। ठीक है,
ये इस तरीके के आपको एमिनो एसिड के सीक्वेंस लगाना है, लेकिन ये सीक्वेंस एमिनो एसिड कहीं साइटोप्लाज्म में कहीं घूम रहा होगा, ये एमिनो एसिड कहीं पड़ा हुआ, मान लीजिए ये एमिनो एसिड, यही वाला जो बनना है। हाँ, इस एमिनो एसिड को यहाँ चिपकना है, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आके चिपक जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड की क्या होगी, चार्जिंग होगी। ठीक है, आप देखिए कैसे होगी चार्जिंग। ठीक, अमीनो एसिड की चार्जिंग के लिए सबसे पहले एटीपी आएगा, और एटीपी अमीनो चार्जिंग एक्टिवेशन ऑफ अमीनो, एक्टिवेट करेंगे एटीपी से, इसे एक्टिवेट करेंगे। चार्जिंग तो टीआरएनए की होगी, तो अमीनो एसिड यहां आया, इसके ऊपर एटीपी जुड़ गया, एटीपी एनर्जी देगा तब तो ये एक्टिवेट होगा, और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम, कोई एंजाइम ही तो ये काम करा रहा होगा, एंजाइम है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक, तो क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या, एमिनो एसिड एएमपी प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक, एंजाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, छोटा करके ई से लिख दीजिए तो एंजाइम बन जाएगा हमारा, तो हमने कर दिया यहां E1 कॉम्प्लेक्स। मान लो पहला अमीनो एसिड है, उसके लिए E1 लिख दिया। एटीपी किसमें बदल गया बेटा, एएमपी में बदल गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो कितने एटीपी निकल गए, 2 फॉस्फेट निकले होंगे, तभी तो ये भाई एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट। अब इसके ये बन गया मोनोफॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट निकल गए होंगे, तो पीपीआई यहां हमने लिख दिया कि भाई सर ये निकल गया। अब ये हमारा क्या हो गया, एमिनो एसिड एक्टिवेशन हो गया। पहला स्टेप समझ में आ गया, तो किसी को दिक्कत हो इसमें तो बताओ, कोई नहीं। एमिनो एसिड को एक्टिवेट कराने के बाद अब ये एक्टिव एमिनो एसिड किसके ऊपर जाएगा, चार्ज करेगा टीआरएनए को। अब वो जो टीआरएनए जो जब यहां से आवाज लगाई गई तो टीआरएनए घबराया। जब टीआरएनए घबराया कि भाई साहब हमारा काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए हैं हम, या सॉल्युबल आरएनए घुले हुए हैं, और हमारा काम है कि एमिनो एसिड को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, और यहां पे ये एमिनो एसिड चार्जिंग साइट है। दूसरा स्टेप क्या होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए अब क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। कैसे होगा, यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के ऊपर आके जुड़ जाएगा, यानी कि आपने कहा एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यही है, प्लस टीआरएनए, ये टीआरएनए के ऊपर आके जुड़ गया। क्लियर है, ये टीआरएनए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताइए। जब ये हमारा चार्ज टीआरएनए हो गया, अब शुरू होगा काम, यानी कि अब यहां पे आके ये एमिनो एसिड फर्स्ट वाला जुड़ गया। समझ में आ गई बात, बोलिए, फिर से समझ आ रहा है। सबसे पहले एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया गया कि तुम्हें एटीपी दे रहे हैं, अब तुम जाके इसी एटीपी से यहां जुड़ जाओ। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू इससे आके जुड़ गया, और ये वाला पार्ट यहां से हट जाएगा, और एमिनो एसिड किसके साथ में जुड़ जाएगा, टीआरएनए के साथ में जुड़ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये चार्ज टीआरएनए हो गया, और चूंकि इसको एनर्जी भी मिल चुकी है, तो क्या होगा, ये एक्टिवेटेड भी है, चार्ज भी है, अब ये चल भी सकता है, मूव भी कर सकता है। समझ में आ गई इतनी बात। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। आपने कहा कि अब ये टीआरएनए जो एक्टिवेट हो गया है वो यहां आके जुड़ेगा, और सबसे पहले ये टीआरएनए कहां जुड़ेगा, यहां पे आके जुड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए यहां हम सीक्वेंस थोड़ा सा बदल रहे हैं, यहां हम यू 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 कर देते हैं, यहां ए यू जी कर देते हैं। पहला सीक्वेंस हमारा जो है वो टीआरएनए यहां आके जुड़ेगा,
ठीक। यहां एमिनो एसिड कौन सा आएगा? AUG किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए, तो यहां मिथ्योनिन एमिनो एसिड आ जाएगा। और ये U एंटीकोडॉन क्या होगा? U A और C, ये इस एंटीकोडॉन से यहां बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक बहुत आसानी से समझ में आ गया भाई साहब। अब क्या हुआ? अब जब इसने आवाज लगाई तो यहां पे राइबोसोम है, ये लगा हुआ। ये क्या लगा हुआ? राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है। इसमें 3 साइट है। ये हो गई आपकी एक्सेप्टर साइट, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट, और ये होगी एग्जिट साइट। क्लियर? एक्सेप्टर साइट, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट और एग्जिट साइट। ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या होगा? दूसरा टीआरएनए, मान लीजिए यूयूजी जो है, मान लीजिए यूयूजी किसके लिए कोड करेगा? जरा देखिए, यूयूजी है कोई? यूयूजी ल्यूसीन के लिए। ये सर फर्स्ट वाला ऑप्शन जी, ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है। किसके लिए कोड कर रहा है? ये ल्यूसीन के लिए। तो अब दूसरा एमिनो एसिड जिसके टीआरएनए जो चार्ज हो चुका होगा ल्यूसीन से, वो आएगा टीआरएनए यहां। इसके ऊपर क्या लगा होगा? ल्यूसीन लगा होगा। बस समझ में आई? इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? यू का ए सी। समझ में आ गई बात? ये भाई साहब ल्यूसीन को लेके आ गए। जैसे ये पूरे आ गए, अब बड़ा वाला सब यूनिट इससे आकर जुड़ जाएगा, लार्ज सब यूनिट। क्लियर हो गई बात? यस सर। जब ये दो एमिनो एसिड एक दूसरे के पास आए, जरा समझिए। अब एक और बॉन्ड बना के आपको दिखा रहा हूं। एक एमाइनो एसिड का जो होता है NH2 COOH, ये एमाइनो और ये एसिड हो गया, है ना? और इधर क्या लगता है? R और इधर H ग्रुप होता है, यही होता है। ऐसे ही इधर NH2, NH को हम ऐसे लिख देते हैं H, और यहां पे भी H जो है ये इधर H वाला कर लेते हैं। ये वाला H जो है इसको हम इधर कर लेते हैं H, और इधर हमने कर दिया COOH, और ये हो गया R2, ये R1 कर लेते हैं, और ये H हो गया। क्लियर है? यहां का OH और ये H हट जाएगा, निकल जाएगा, और यहां एक बॉन्ड बन जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन कंडेंसेशन की वजह से ये एक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बन गया? नहीं समझ में? C डबल बॉन्ड O, इसको हटा दो। C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड NH। ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन यहां से वाटर निकल गया, H2O निकल गया। समझ में आई? ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ गई बात? अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इस फॉर्मेट के बाद, भाई ये तो एमआरएनए बहुत लंबा है ना, अब ये पूरा राइबोसोम आगे की तरफ खिसकेगा। एमआरएनए यहीं रुका रहेगा। कौन? एमआरएनए। एमआरएनए यहीं रुका रहेगा, और ये राइबोसोम इसके ऊपर ऐसे आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? धीरे धीरे ये आगे स्लाइड कर रहा है। क्लियर? जब ये स्लाइड करेगा तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम इसे थोड़ी देर बाद के सिनेरियो पे ले जाते हैं। आपका ये जो राइबोसोम है, ये यहां से शिफ्ट होके कहां आ गया? ये राइबोसोम, पहले तो इसकी जो सब यूनिट्स हैं उनको देख लीजिए, ये यहां से हटा देते हैं। ये राइबोसोम आपका अब यहां आ गया। देखिए, तो इसकी 3 साइट थी, P साइट, E साइट और A साइट। क्लियर है? जब ये बनता रहेगा वो भी पेप्टाइड बॉन्ड भी निकलता रहेगा। अब ये एक्सेप्टर साइट, फिर ये एक्सेप्ट करने के लिए फिर बुलाएगा यूयूसी। यूयूसी किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलानिन के लिए। फिनाइल एलानिन के लिए कोड करेगा। ये कहेगा एमिनो टीआरएनए जो फिनाइल एलानिन वाला है वो टीआरएनए यहां आ जाए, वो टीआरएनए यहां आ जाएगा, लेके आ रहा होगा। लेकिन चूंकि एक बार में 2 ही लग सकते हैं, तो अब इस साइट को तो खाली करना पड़ेगा।
ये कहेगा अच्छा साहब एग्जिट साइड है, अलविदा हम यहां से निकल रहे। तो ये यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने तोड़ेगा और यहां से ये आगे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये जो बच्चा इसके साथ में चिपका हुआ है, इसका इससे बॉन्ड ज्यादा बन चुका है। ये कहेगा साहब मेरा बॉन्ड इससे बहुत तेज है, मैं नहीं जा रहा। तो कहे तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूं। तब क्या होगा, ये टीआरएनए यहां से हट जाएगा इस मिथेनिन को छोड़ के, और ये एग्जिट साइड खाली हो जाएगी। उधर ये वाला टीआरएनए किसको लेके आ रहा है, फिनाइल एनानीन को लेके आ रहा है, वो फिर यहां चिपक जाएगा, ये बॉन्ड फिर इससे बन जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये आगे चेन बढ़ती चली जाएगी, इधर से ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे अगले 3 को फिर ये कवर करेगा, अगले 3 को फिर ये कवर करेगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और इधर से ये चेन ऊपर ऊपर जुड़ती जाएगी, टीआरएनए निकलते जाएंगे। ये जो टीआरएनए यहां निकल गया, ये किसके लिए कोड कर रहा था, मिथ्योनिन के लिए। याद करिए, ये मिथ्योनिन के लिए तो कोड कर रहा था, ये अभी खाली है। ये फिर से अगले मिथ्योनिन को एक्टिवेट करेगा, और कहीं मान लीजिए अगर फिर AUG यहां इसे मिल गया, ठीक है, तो ये फिर से रीयूज हो जाएगा। टीआरएनए इस तरह से रीयूज होते रहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? ई साइड से, एग्जिट साइड से, ठीक है। ये आगे बढ़ता जाएगा और ये ऊपर देखिए एक चेन बनती चली जा रही है। क्लियर है? ऊपर ये एक चेन बढ़ती चली जा रही है। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं भाई साहब। बस ये चेन आगे जो जाएगी तो एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4 एंड सो ऑन, एमिनो एसिड, मान लीजिए 100 एमिनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आखिरी वाला जो कोडॉन होगा वो कौन सा होगा बताओ? स्टॉपिंग कोडॉन। स्टॉपिंग कोडॉन UAA हो सकता है, UAG हो सकता है, या UGA हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। वो किसी टीआरएनए के लिए कोड करेगा नहीं, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा नहीं। तो यहाँ पे ये खाली हो जाएगी एग्जिट साइड, यहीं से ये दोनों अलग हो जाएंगे, राइबोसोम की सब यूनिट्स, यानी स्मॉल सब यूनिट और ये सब यूनिट अलग अलग हो जाएगी, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये टूट के अलग आ जाएगी। क्लियर हो गई? इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बन जाती है। सर स्टॉपिंग कोडॉन एंड में आना जरूरी है? स्टॉप कर रहा है, जहां हमें खत्म करना होगा वहीं स्टॉपिंग कोडॉन, बीच में आ गया तो चेन आधी नहीं बनेगी। और आपको बता दें स्टॉपिंग कोडॉन एंड में क्यों आ रहा है, ये भी सुन लीजिए। आपने HNRNA बनाया था, याद करिए, आपने HNRNA बनाया था जिसमें एक्सॉन था, फिर इंट्रॉन था, फिर एक्सॉन था, फिर इंट्रॉन था, और आपने इसको इंट्रॉन को हटा के सिर्फ एक्सॉन लगाए थे यहाँ पे। याद करिए, एक्सॉन 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 एक्सॉन। क्यों एक्सॉन लगाए थे? क्योंकि एक्सॉन ही कोडिंग रीजन, इंट्रॉन इंटरप्शन चाहिए ही नहीं है भाई। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूअस फैशन में हो रही है ना, डिसकंटिन्यूअस थोड़ी है, थोड़ी देर रुक लेंगे, सांस लेके थोड़ा सा यार काम बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार शुरू होगा तो चलता चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ स्टॉपिंग कोडॉन आ जाए और फिर आगे आपका एक्सॉन हो, तो फिर तो चेन यहीं तक बनेगी ना, फिर तो नई चेन वहां से शुरू होगी, यानी कि चेन आधी रहेगी। आप अल्फा बना रहे थे, अल्फा 141 एमिनो एसिड की चेन होती है, हीमोग्लोबिन में अल्फा चेंज होती है, और बीटा चेंज होती है 146 अमीनो एसिड की होती है, ठीक है। याद है, हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना होता है। अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड की बनी होती है और बीटा चेन 146 अमीनो एसिड की बनी होती है। आपने कहा साहब बीटा चेन हमारी जो है उसमें हमने 10 बना लिए, लेकिन हम थक गए, अब रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा, यहां 146 बना के ही आपको थकना है। बात समझ में आई? और उसके लिए ATP चलते रहेंगे। आपको पता है ATP एक्टिवेट कर रहा है एमिनो एसिड्स को, और वो किसको, वो टीआरएनए को एक्टिवेट कर दे रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? टीआरएनए चार्ज हो गया और फिर वो भागता चलेगा जाएगा। क्लियर? तो ATP एनर्जी देता है, यानी कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और अगर सब कम अमीनो एसिड बने तो दिक्कत हो जाती है फिर। हाँ, जैसे कि आपने थैलेसीमिया में बताया, थैलेसीमिया जो होता है अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन में अल्फा टाइप का थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया, और बीटा टाइप का थैलेसीमिया होता है। अगर अल्फा और बीटा या ए और बी थैलेसीमिया है, इसका मतलब क्या है, आपका या तो ए चेन में अल्फा चेन नहीं बन रही है या बीटा चेन नहीं बन रही है, उसमें यही कंडीशन आती होगी, बीच में स्टॉपिंग कोडॉन आ गया होगा। वैलिक एसिड आगे लग जाता है। नहीं, वो सिकल सेल एनीमिया, यहाँ थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं बच्चा, सुनिए। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस है, जिसको हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, लेकिन हम आगे बताएंगे अगले चैप्टर, एक बार फिर से इसको हम रिवीजन सेशन में लेके आएंगे। उसमें आपने सिकल सेल एनीमिया कहा था
कि जो बीटा चेन होती है उसकी 6 पोजीशन के ऊपर वेलिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, है ना, वहां पॉइंट म्यूटेशन की बात हो रही थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन थैलासीमिया में क्या होता है, यहां चेन ही नहीं बनती है, वहां चेन बनेगी लेकिन फूहड़ बनेगी, जिस वजह से हीमोग्लोबिन का शेप जो है वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप, इस वजह से हमारी आरबीसी सिकल शेप हो जाएंगी, इसीलिए उसका नाम सिकल शेप है, सिकल सेल एनीमिया रखा गया। और थैलेसीमिया में ना या तो ए चेन नहीं बनेगी या बी चेन नहीं बनेगी, अल्फा चेन नहीं बनेगी या बीटा चेन नहीं बनेगी, इस तरह से दो तरीके का थैलेसीमिया हो गया, अल्फा और बीटा टाइप का। क्लियर है मेरी बात? तो एक आपका जो जैसे ये वाला हो गया, ये क्वालिटेटिव इनहेरिट ट्रेट है, ये क्वालिटेटिव है, इसकी क्वालिटी खराब है, और ये क्वांटिटेटिव है थैलेसीमिया, क्योंकि उसमें क्वांटिटी कम मात्रा में बन रहा है। क्लियर है मेरी बात? ठीक, ये दोनों डिफरेंस यहीं पे होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हमारे पिछले चैप्टर के डिफरेंसेस यहीं चल रहा है। इस तरह से हमें एमिनो एसिड की चेन बनना समझ में आ गया, कैसे आरएनए से प्रोटीन बनेगा ये समझ में आ गया। अब चलिए एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है ना। चलिए ट्रांसलेशन refers to the process of polymerization of amino acid to form polypeptide। समझ में आ गई बात? यानी कि पॉलीमराइज करते चले जाएंगे अमीनो एसिड का और उससे हम क्या बना लेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। The order and sequence of amino acid is defined by the sequence of bases in mRNA। हमने आपको बताया कि mRNA में जैसे बेस लगे होंगे वैसे ही अमीनो एसिड ऊपर आके जुड़ते रहेंगे। ठीक, दूसरी बात ये कह रहे हैं, the amino acids are joined by bond known as peptide bond। मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखा दिया कि अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होंगे। और the formation of peptide bond requires energy, आपको पहले बता दिया कि इसमें बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है। Therefore the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP and linked to the cognate tRNA process commonly called charging of tRNA। यानी एक्टिवेट होंगे अमीनो एसिड और वो जाके tRNA से चिपक जाएंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। क्लियर? आपको बता दिया कैसे चिपक रहे। एमाइनो एसिलेशन चार्जिंग ऑफ tRNA, या इसी को कहते हैं एमाइनो एसिलेशन ऑफ tRNA। और इफ टू सच चार्ज tRNA आर ब्रॉट क्लोज इनफ, अगर ऐसे दो चार्ज tRNA एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होगा, उन अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है, वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, यानी बहुत तेजी से हो जाएगा। The presence of catalyst would be enhance the rate of peptide bond formation। और कोई अगर एंजाइम लगा दो या कैटलिस्ट लगा दो तो भाई सब ये तेजी से काम हो जाएगा, enhance कर देगा ये। The cellular factory responsible for the synthesis of proteins is ribosome। कल ही ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था कि कौन सी चीज है जो प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन फैक्ट्री हमारा कौन है, राइबोसोम। The ribosome consists of structural RNA यानी structural RNAs यानी rRNA and about 80 different proteins। ये बात पकड़िएगा, कितने प्रोटीन है राइबोसोम के अंदर, 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। It in its inactive state, अगर ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में होगा तो दो सब यूनिट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। ये भी बाद में आके मिले थे, बाद में आके जुड़े थे ना, हमने आपको बताया था, पहले छोटा फिर आके बड़ा वाला। और ये कब दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे ये भी याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी ये दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट एक दूसरे से आके चिपकेंगे। When the small sub unit encounters an mRNA, जब स्मॉल सब यूनिट mRNA को एनकाउंटर कर रही है, यानी कि छोटी वाली आके एनकाउंटर कर रही है, the process of translation of mRNA to the protein begins। समझ में आई बात? यानी कि कोई पूछे कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कब शुरू होता है तो बताएंगे जब हमारा स्मॉल सब यूनिट mRNA से आके जुड़ता है तब ये शुरुआत होती है। क्लियर हो गई बात? There are two sites in the large subunit। देखिए लार्ज सब यूनिट में दो साइट है, मैंने आपको तीन साइट बताई, ए साइट, पी साइट और ई साइट। तीन बताई ना, ए साइट, पी साइट और ई साइट। यहाँ ए साइट बताइए आपको, यहाँ पी साइट बताइए और यहाँ ई साइट बताइए। ये क्या कह रहे हैं, कितनी साइट हैं, दो साइट है किसमें, लार्ज सब यूनिट में। याद रखिएगा इसमें से एक साइट ऐसी है जो दोनों mRNA जब दोनों सब यूनिट एक दूसरे के ऊपर आके जुड़ेंगी तब एक नई साइट बनती है। समझ में आई बात या नहीं? वैसे इंडिविजुअल एक के अंदर जो लार्ज सब यूनिट उसमें सिर्फ दो साइट आपको देखने को मिलेंगी। For the subsequent amino acids to bind and thus to be close enough, यानी एक के अंदर दो साइट आपको दिख रही हैं
एक साइड यहाँ पे जो ई है वो निकल गई, ठीक। तो ये क्यों है कि दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाए और इतने पास आ जाए कि एक दूसरे से बाउंड कर जाए। पेप्टाइड बॉन्ड बना। हाँ। द राइबोसोम्स ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। मैंने आपको कई बार बताया कि कौन सा राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, 23SRRNA। भाई साहब ये तो क्वेश्चन रट ही गए होंगे, आपकी जब नीट में क्वेश्चन आएंगे तो आप आंखें बंद करके जवाब लगाओगे, और आते ही हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसाइम कहते हैं, ये एक्ट करता है एज अ एंजाइम, जिसे हम राइबोसाइम कहते हैं, और यही हेल्प करेगा किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया ना कि कैटलिस्ट अगर कोई लगाते तो ये इनहेंस कर जाएगा, तेज कर जाएगा। अगर तेज कर जा रहा है तो इसका मतलब कौन सी चीज है जो तेज कर रही है, वो है यहाँ पे कैटलिस्ट 23SRRNA। The translation unit mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and stop codon। भाई साहब, आप जैसे वहां हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी, याद करिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्लैंक थी किसमें, एक प्रोमोटर साइट थी और एक टर्मिनेटर साइट थी, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन था, याद आ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रोमोटर साइट थी इधर, और इधर टर्मिनेटर साइट में बीच में स्ट्रक्चरल जीन था। यहां क्या हो रहा है, यहां एमआरएनए में यहां आपका स्टार्टिंग कोडॉन है AUG और स्टॉपिंग कोडॉन UAA, UAG और UGA। समझ में आई बात या नहीं, समझ में आ गई। और ये बीच में इससे फ्लैंक्ड है, दोनों तरफ ये है, इसी को टर्मिनेटर भी बोलते हैं, समझ में आई बात। तो यही बात यहां लिखी हुई है, द स्टॉपिंग कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन के बीच में आरएनए का सीक्वेंस जो है वो फ्लैंक्ड है, ठीक है, एंड क्लोजेस्ट टू पॉलीपेप्टाइड एंड कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। ये यही कोड कर रहा है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए। एंड mRNA आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस। मैंने आपको एक बात और बताई थी, mRNA का स्ट्रक्चर जो बताया था, तो ये बताया था आपको कि यहां पे क्या होता है, 7 मेथाइल गुआनोसिन 5 प्राइम के ऊपर, और यहां पॉली ए टेल होती है, और यहां पे बीच में यूटीआरस होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। देखिए यही कह रहा है कि एमआरएनए में एक और एडिशनल चीज होती है जिसे कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। द यूटीआर प्रेजेंट बोथ 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन यहां पे AUG होगा, स्टार्ट कोडॉन से पहले 5 प्राइम एंड के ऊपर, और 3 प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। यहां स्टॉप कोडॉन होंगे और ये 3 प्राइम एंड है, इसके बाद स्टॉप कोडॉन के बाद और स्टार्टिंग कोडॉन से पहले है यूटीआरस। बोलिए समझ में आई बात। लाइन पकड़िएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे इन्हीं लाइन से आ रहे हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर, ये किस लिए होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई साहब जब अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं तो ये क्यों है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये इसलिए है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस इफिशिएंट हो जाए, सही से हो जाए, इसलिए। फॉर इनिशिएशन, आप देखिए इसमें भी 3 तरीके हैं, यानी कि जैसे वहां हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, यहां पे भी सेम है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए। इनिशिएशन यानी स्टार्ट करने के लिए राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड करता है, और वहां पे स्टार्ट कोडॉन के ऊपर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओनली द इनिशिएशन टीआरएनए, और ये इनिशिएशन टीआरएनए से ही ये रिकॉग्नाइज होगा जो मिक्सिन को लेके आएगा। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलॉन्गेशन फेज। अब क्या होगा, इलॉन्गेशन शुरू होगा, राइबोसोम फिर आगे बढ़ेगा, इलॉन्गेट करेगा, लंबा करना शुरू करेगा इसको, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक्ड टू टीआरएनए सीक्वेंस बाइंड टू द appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon। यानी कि tRNA के एंटीकोडॉन एक दूसरे के ऊपर आते रहेंगे और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इस सीक्वेंस में ये आगे होता चला जाएगा काम। इसके बाद क्या होगा, the ribosome move from codon to codon along the mRNA। राइबोसोम मूव कर रहा है कोडॉन टू कोडॉन along the mRNA, एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन, फिर दूसरे कोडॉन से तीसरे। हमने आपको बताया 3-3 के सेट पे ही तो जा रहा है वो कूदता हुआ, तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और फिर जब फाइनली बन जाएगा तो क्या होगा, एमिनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, ट्रांसलेटेड टू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस डायरेक्टेड बाय द डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। डीएनए ने डायरेक्शन दिया, रिप्रेजेंट किया एमआरएनए ने, और पॉलीपेप्टाइड बनाया किसने, राइबोसोम ने। क्लियर है, समझ में आई बात। डीएनए के डायरेक्शन में, एमआरएनए के रिप्रेजेंटेशन में, और फॉर्मेशन कौन कर रहा है, राइबोसोम। एट द एंड फेज में क्या होता है, द रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन। एंड टाइम पे क्या होता है, रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाता है कहां, स्टॉप कोडॉन के ऊपर,
और वो रिलीज करा देता है, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। बोलिए कोई दिक्कत? प्रोटीन बन गया भाई। अब मैं आपको थोड़ी सी और बात बता देता हूं। प्रोटीन बन गया, आपने कहा कि साहब आपकी बाल बन रहे हैं। बाल क्या है? प्रोटीन। नाखून बन रहे हैं, नाखून क्या है? प्रोटीन है। आपकी आंखों में कलर आ रहा है, ये क्या है? प्रोटीन है। आपके स्किन का कलर आ रहा है, ये क्या है? प्रोटीन है। अब मेरे जैसा गोरा इंसान पैदा होना था, ठीक है, मां के पेट के अंदर था ये, और पैदा होना था मेरे जैसा बढ़िया गोरा चिट्टा इंसान, स्मार्ट। तो गोरा होने के लिए आपको कलर मेलानिन की जरूरत पड़ेगी, वो भी कम। अगर बिल्कुल नहीं निकलेगा मेलानिन तो क्या होएगा? एल्बाइनो हो जाएंगे हमें, एल्बिनिज्म हो जाएगी हमें, बिल्कुल सफेद दाग आ जाएंगे, सफेद ही सफेद हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा निकल आया तो नीग्रो में पहुंच जाएंगे हम, साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगे, वाका वाका करेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है? हमें गोरा चिट्टा कश्मीरी सेब बनना है। तो क्या होएगा? उसके लिए हमारा मेलानिन एक लिमिटेड अमाउंट में निकले, मेलानिन पिगमेंट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में निकले, कि बस उतना ही निकले जिससे हमारा थोड़ा सा रंग आ जाए इंसानों वाला, ठीक है। तो मेलानिन पिगमेंट कम बने, यानी रेगुलेट हो। मेलानिन पिगमेंट क्या? प्रोटीन है, ये रेगुलेट होना चाहिए ना। मतलब कि क्या है कि आज बढ़ा दी तो ज्यादा बढ़ जाएगा भाई, मेलानिन ज्यादा हो गया तो निग्रो हो जाएंगे, कम हो गया तो एल्बाइनो हो जाएंगे। बीच में रखना है हमको मेलानिन को। तो क्या हमें रेगुलेट करना है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन है मेलानिन, और मेलानिन ज्यादा ना बने इसके लिए कुछ रेगुलेशन होना चाहिए ना। और वो रेगुलेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने सबसे पहले आज के सेशन में जब शुरुआत में पढ़ा तो आपने पढ़ा आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए से आरएनए बनता है ना। इस डीएनए से आरएनए बन गया आपके न्यूक्लियस के अंदर, बना? बोलो। इस आरएनए से ही आपका प्रोटीन बनने वाला है। तो आप क्या करो, या तो इसको रेगुलेट करो यहां पे कि डीएनए से आरएनए ही ना बन पाए। क्या ना बन पाए? आरएनए। और आरएनए भी पहले बनेगा एचएनआरएनए, फिर बनेगा एमआरएनए। बोलो। आपने पहले तो ट्रांसक्रिप्शन को ही रोकने की कोशिश करी, ट्रांसक्रिप्शन आप पहले रोक सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप तो यह है कि डीएनए से आरएनए ही ना बनने दो। फिर आप कहो कि चलो अच्छा आरएनए बन गया, एचएनआरएनए से एमआरएनए ना बनने दो। भाई प्रोटीन कम बनना है तो चलो अब रोक दो, एचएनआरएनए से एमआरएनए ना बनने दो। दैट मींस नंबर 2 पे आप कर सकते हो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, इसके ऊपर चेक पॉइंट लगा सकते हो। नंबर 3 क्या कर सकते हो? नंबर 3, ये जो एमआरएनए निकला है, ये एमआरएनए अब बाहर आएगा और तब ये चीखा पुकारी मचाए कई प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनाओ। आपने कह दिया कि साहब हम इसको बाहर ही आने से अगर रोक ले, न्यूक्लियस के बाहर ही ना आने दे, उस टाइम पे रोक ले तो भी हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। और कह साहब हर चीज में फेल हो गए तो नंबर 4 जब ये चीखा पुकारी कर रहा हो उस टाइम पे रोक लो, प्रोटीन ना बनने दो, कि भाई साहब वो आएगा चिल्लाएगा कि भाई साहब वो कहां है, वो आके जुड़ेंगे और फिर कर यहां पर रोक लो। यानी हम 4 स्टेप के ऊपर कोशिश कर सकते हैं कि हमारा प्रोटीन बनना रेगुलेट रहे, कंट्रोल में रहे, है। अब हम उसी के ऊपर आ रहे हैं यहां पे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोटीन की फॉर्म में, उसको हमें रेगुलेट करना है। तो हमारे पास 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर, कि आप ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग लेवल, यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, उस टाइम पर रोक लो। पोस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ना आए, यहां पे रोक सकते हो। और चौथा है ट्रांसलेशनल लेवल, कि अब भैया आखिरी ट्रांसलेशन हो रहा है, अब रोक लो वरना अब प्रोटीन बन जाएगा और तुम कलुए हो जाओगे। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि काला रंग अच्छा होता है, आप लोगों को बता दें, मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो हमारी बॉडी में इसलिए बनता है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को सोख सके, यानी आपको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। यानी जो लोग काले होते हैं आपके कहने से कि वो काले हैं, लेकिन वो असल में ज्यादा स्ट्रांग हैं सफेद लोगों के मुकाबले। क्लियर है? चलिए, इस तरह से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लिया। अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू द वेरी
ब्रॉड टर्म, आप देखिए ये ब्रॉड टर्म है कि रेगुलेशन होगा, अलग अलग लेवल के ऊपर ये रेगुलेशन हो सकता है, ठीक है। और ये चार हम बातें कर रहे हैं, लेकिन बच्चों आप अगर इसको यूकैरियोट में देखोगे जाके, तो यूकैरियोट में ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम लोग 12th लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फैलाएंगे, लेथन रायता नहीं फैलाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स ना बना के हम इसे आसान बना रहे हैं और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में इसे पढ़ेंगे, ठीक। अब यहां पे कुछ बातें इनकी हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जो जो हमने बताई वही सारी बातें ये भी बोलने की कोशिश करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। कह रहे हैं द जीन इन अ सेल एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस। एक जीन जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन करता है या एक सेट ऑफ फंक्शंस करता है। फॉर एग्जांपल इफ एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड इन ई कोलाई, एक ई कोलाई है वो कौन सा एंजाइम बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सी गैलेक्टो होता है, सी गैलेक्टोसाइड बीटा गैलेक्टोसाइड है, एक और भी होता है कोई? नहीं फिलहाल के लिए तो अभी यही है। इनके अंदर ये मिलता होगा, क्या, इनके अंदर मिलता होगा। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है, देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो लैक्टोज को हाँ ये क्या करता है, ये लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज को, अरे चचा रुक जाओ चचा, अरे अरे वे जे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। तो बताओ बाहर डाल दे। अरे अरे भैया तो मारने पीटने पा, ग्लूकोज को और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है किसको, कौन किसको, लैक्टोज को, कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, ये कौन है, मोनोसैकेराइड है। ये बातें यहां लिखी हुई हैं। कह रहा है कि साहब जो हाइड्रोलिसिस करेगा, कैटालाइज करेगा द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज एंड गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज, द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसको ये बैक्टीरिया इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड होता है। हाँ इनको बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करेगा। Hence the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source. They would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. कह रहे हैं कि अगर वहां लैक्टोज है नहीं तो उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर लैक्टोज नहीं है तो उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा, और तोड़ना नहीं पड़ेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज हम बनाएंगे नहीं, यानी कि हमें कंट्रोल वे में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाना है। एक बैक्टीरिया जो ई कोलाई है वो कंट्रोल वे में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है। कब बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जब लैक्टोज होगा तभी तो उसे तोड़ना पड़ेगा। जब लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर इन सिंपल टर्म हम आसानी से ये कह सकते हैं, इट इज अ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। कह रहे हैं ये हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन रेगुलेट कर रही है, मेटाबॉलिक हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है, या एनवायरमेंटल कंडीशन है जो रेगुलेट कर रही है जीन एक्सप्रेशन को। The development and differentiation of embryo into adult organism is also result of the coordinated regulation of expression of several sets of gene। कह रहे हैं कि जब आपका बच्चा एम्ब्रियो से बड़ा हो रहा है, आप जब एम्ब्रियो से बड़े हो रहे हो तो ये क्या है, ये भी रेगुलेटेड है कि भाई ये कान इतना ही बड़ा बनना चाहिए, आंखें इतनी ही बड़ी होना चाहिए। पता चला आंखों के लिए बनता चला गया, जीन एक्सप्रेशन होता है, आंखें ही आंखें दिख रही हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, डिस्कवरी वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा कि जिनके सर जो है वो बहुत बड़ा पैदा हो गया है, या दो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पानी भर जाता है। हाँ, तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, विकृतियां जो आ रही हैं, ये किस लिए आ रही हैं, आपका जीन रेगुलेशन जो है वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में नहीं हो रहा है। तो आप असल में जो बने हुए हो ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में बने हुए, इस वजह से ऐसा है। इन प्रोकैरियोट्स, अब हम लोगों को किसमें पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression। प्रोकैरियोट्स में क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर रोक लो। देख लीजिए आपको बताया 4 लेवल है, पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्प्लाइसिंग वाला, तीसरा मूवमेंट उसका न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, और चौथा ट्रांसलेशन प्रोसेस के ऊपर एमआरएनए से प्रोटीन ना बन पाए। 4 स्टेप पे तो रोक सकते थे, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सबसे मेन कौन सा, प्रीडोमिनेट कौन सी साइट है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर ही डीएनए से आरएनए ही ना बनने दो। प्रोकैरियोट में रेगुलेशन के लिए मेन जगह क्या है कि आप वो काम कर लो कि प्रोटीन डीएनए से आरएनए ना बनने दो। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड। तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रेगुलेट कर लो।
क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज ही तो डीएनए से आरएनए बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रेगुलेट करना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर, अगर हमें कंट्रोल करना है तो। और ये कैसे करेंगे? बाय द इंटरेक्शन विद द एसेसरी प्रोटीन्स, रेगुलेटेड करेंगे प्रोमोटर को, किसी चीज के साथ में हम अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनाएंगे, उनके साथ एसोसिएशन में ही हम ये काम कर पाएंगे। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिव तरीके से भी काम कर सकते हैं और नेगेटिव तरीके से भी काम कर सकते हैं। अभी आपको जब हम लैकोपेरॉन पूरा समझाएंगे तब आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काम कर सकते हैं प्रोटीन्स। The accessibility of the promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequence termed as operators। तो जो प्रोटीन्स हैं वो किसके ऊपर चल रही हैं, वो किसको रेगुलेट कर रही हैं? ये ऑपरेटर्स को रेगुलेट करेंगी। समझ में आई बात या नहीं? अब हम इसी का पूरा एक सिस्टम बताने जा रहे हैं। यहां पे थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं, जो अभी आगे आएंगी वो अब समझ में आएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑपरेटर को रेगुलेट करा। अभी हमने कहा कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो रेगुलेट करेंगी, वो किस साइड को करेंगी? ऑपरेटर को रेगुलेट करेंगी। अभी हम पूरा बताने वाले हैं। ऑपरेटर रीजन इज द एडजेसेंट टू, ऑपरेटर रीजन जो है ये एडजेसेंट है, किसके एडजेसेंट है? टू द प्रोमोटर एलिमेंट। ये प्रोमोटर के जस्ट बगल में एक रीजन होता है, इसे ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड द रिप्रेसर प्रोटीन। और ज्यादातर केसेस में ऑपरेटर किससे बाइंड कर रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस तरह से ईच ऑपरेरॉन हैज अ स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो अलग अलग ऑपरेटर और अलग अलग रिसेप्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के आपके सिस्टम बने और वो अलग अलग ऑपरेरॉन बन गए। जैसे लैक ऑपरेटर हो सकता है, लैक ऑपरेटर प्रेजेंट होता है लैक ऑपरेरॉन, और ये लैक रिप्रेसर से इंटरेक्ट करेगा। लैक ऑपरेटर है, लैक रिप्रेसर से इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर? हम लोगों ने कई तरीके के ओपेरॉन पढ़ना है, लेकिन पहले ओपेरॉन होता क्या है ये बात कर लेते हैं। ओपेरॉन क्या है? कलेक्शन ऑफ जीन है, ढेर सारे जीन्स का एक सेट है, जिसे हम क्या कह देते हैं? ओपेरॉन कह देते हैं, जो मिलके एक रेगुलेशन को चला रहा है, रेगुलेट करा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपेरॉन। तो द एजुकेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द जेनेटिक्स। और हमारे जो चचा थे इनका नाम था फ्रांसिस जैकब, और जो जेनेटिसिस्ट थे इनका नाम क्या था? जैकब। और एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? मोनॉड। जैकब और मोनॉड ने दे वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। उन्होंने पहली बार इल्यूसिडेट किया, यानी बताया। इन लैक ओपेरॉन, हेयर लैक रिफर्स टू लैक्टोज। जब लैक ओपेरॉन की बात आती है तो लैक किसके रेफर कर रहा है? लैक्टोज। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। देखिए हमने आपको बताया था पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। लैक ओपेरॉन क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल यानी जीन है, यानी इसके अंदर कई सिस्ट्रॉन्स हैं और एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए हैं। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक डीएनए में ही मिलता है आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। is regulated by a common promoter and regulator gene. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. तो ओपेरॉन के हिसाब से ही अलग अलग तरीके के नाम रखे गए। ओपेरॉन कई तरीके, जैसे लैक्टोज के लिए लैक ओपेरॉन आ गया, लैक ओपेरॉन लैक्टोज के लिए। ऐसे ही ट्रिप्टोफैन के लिए टीआरपी ओपेरॉन, ऐसे ही एआरए ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ओपेरॉन के नाम आ गए। क्वेश्चन याद कर लीजिए कितना तरीके के यहाँ पे एनसीईआरटी दिए हुए हैं। लैक ओपेरॉन, टीआरपी, एआरए, हिस और वैल ओपेरॉन। अब हम लोग जरा यहाँ पे आ जाते हैं, पहले कुछ समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। देखिए एक ओपेरॉन जो होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक जो ओपेरॉन होता है कलेक्शन ऑफ जीन हमने बताया। पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी कई जीन आएंगे, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं आई। आई क्या है? ये है रेगुलेटर जीन, और इसके बाद प्रोमोटर आएगा, और इसके बगल में लगा होगा ऑपरेटर। देखिए आपको बताया अभी थ्योरी में कि फ्लैंक होता है, चिपका रहता है, एडजेसेंट है ऑपरेटर प्रोमोटर। पहले भी तो एक प्रोमोटर आता है पी आई से पहले। आपको यहां देखिए पहले
ऑपरेटर हो गया, और फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन आ जाता है। ये कैसे बनाएगा Z, ऑपरेटर Y लग जाएगा और A, ये स्ट्रक्चरल जीन आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके आगे यहाँ पे प्रोमोटर लिख दिया है, इसकी कोई अभी जरूरत नहीं। ये आई इंड्यूसर ना कहिएगा, इसे रेगुलेटर, क्या है रेगुलेटर, ठीक है, या रिप्रेसर कह सकते हैं। ठीक, आई क्या हो गया, ये रेगुलेटर है, और ये एमआरएनए के लिए कोड है। देखिए ये क्या है, ये जीन है। जीन मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है हमारे डीएनए की बात हो रही है। अब डीएनए से बनेगा सबसे पहले एमआरएनए, ये है तो और ये एमआरएनए किसके लिए, रिप्रेसर एमआरएनए, लैक्टोज पे जब काम करे तो लैक्टोज रिप्रेसर एमआरएनए के लिए ये कोड कर रहा है, और इससे हमारा रिप्रेसर बन जाएगा। कौन बन गया, हमारा रिप्रेसर। और आपको बताया ऑपरेटर और रिप्रेसर दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से चिपक जाएगा और ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। हम रिप्रेसर को ग्रीन कलर से दिखा लेते हैं ताकि ये थोड़ा अलग दिखे। ये यहां के से चिपक जाएगा और ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। ठीक, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं बढ़ पाएगा तो क्या इस डीएनए से आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम अभी कैसा है, स्विच ऑफ है। ये सिस्टम कैसा हो गया बेटा, अभी स्विच ऑफ है। क्लियर, ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं भाई साहब, ये किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर बात हो रही है, ई कोलाई के अंदर हो रही है। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। हमने इस बैक्टीरिया को, मान लीजिए ये बैक्टीरिया था, हमने इस बैक्टीरिया को एक लैक्टोज एनवायरनमेंट एक ऐसे माहौल में रख दिया जिस माहौल में हमारे पास यहाँ लैक्टोज था, और बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पहले से बना हुआ होता है जिसे कहते हैं परमिएज, जो परमिएबिलिटी करवाएगा। ये थोड़ा सा कम मात्रा में पहले ही होता है, जिसकी वजह से ये लैक्टोज को परमिएबिलिटी देता है कि ये परमिएबल है अंदर आने के लिए। ठीक, ये परमिएबिलिटी दे देगा। अब लैक्टोज इसके अंदर आ गया, और लैक्टोज एक्ट करता है एज अ इंड्यूसर। लैक्टोज कैसे एक्ट करता है, एज अ इंड्यूसर। अब जरा समझिए बात को, पीछे जाते हैं इसी में, इसी को समझ लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम इसके। जब ये इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा कौन, लैक्टोज। हमारा लैक्टोज आ गया है, लैक्टोज को ले लेते हैं ब्लू कलर से। ये लैक्टोज जो है, दिख रहा है, लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इंड्यूसर की तरह। ठीक है, लैक्टोज ने इंड्यूसर की तरह एक्ट करा, और जब ये रिप्रेसर बन रहा था उस टाइम पे लैक्टोज जो था वो इस रिप्रेसर के पास गया, कहने लगा आओ चलें चाय पी के आते हैं, ये इससे बाइंड कर जाएगा। यानी कि इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना देगा। क्या बना दिया इसने, यहां पे रिप्रेसर किसके साथ में जुड़ गया, ये इस लैक्टोज के साथ में आके जुड़ गया, तो ये काम नहीं करेगा। तो अब जब ये इसके साथ में जुड़ गया तो ये ऊपर उसे ब्लॉक करेगा नहीं। जब ये इसे ब्लॉक नहीं करेगा तो क्या होगा, अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ये अब अपना क्या बना सकता है, स्ट्रक्चरल जीन अपना आरएनए बना सकता है, और वैसे ही ये स्विच ऑन हो गया। जैसे ही ये आरएनए बनाने लगा तो अब इससे आरएनए बन जाएगा। आरएनए किसके लिए, जेड वाला बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, गैलेक्टोसाइडेज के लिए ये एंजाइम है। अभी मैंने आपको बताया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये लैक्टोज को क्या करता है, अभी बताया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। यस, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। सर कोई है, तो लैक्टोज जो है वो टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में।
वाई जो है ये वाई किसके लिए कोड करेगा, वाई कोड करेगा किसके लिए, Permease। परमिएस के लिए। और परमिएस क्या करता है, ये परमिएस परमिएबिलिटी दे देता है किसको, लैक्टोज को। लैक्टोज को। और उसके साथ साथ एक और चीज आ जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंस थायोगैलेक्टोसाइड, ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज का काम बनाता है, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, थायोगैलेक्टोसाइड, जो कि क्या है, टॉक्सिक केमिकल है। ये थायोगैलेक्टोसाइड्स को क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है, तोड़ देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, ठीक है। परमिएज क्या करेगा, परमिएबिलिटी देगा किसको, लैक्टोज को, और साथ ही साथ में थायोगैलेक्टोसाइड्स चिपक के उससे जल्दी से निकल आएगा अंदर। तो और वो है टॉक्सिक, तो थायोगैलेक्टोसाइड्स क्या है, ये है टॉक्सिक। तो टॉक्सिक है जिसे खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेगा, ट्रांसएसिटाइलेज। याद कर लीजिए क्वेश्चन बी, ए जो है वो किसके लिए होता है, ट्रांसएसिटाइलेज के लिए, वाई किसके लिए होता है, परमिएज के लिए, और जेड किसके लिए होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, क्या है बेटा, डाइसैकेराइड है। वो किसमें टूट रहा है, मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में। क्लियर हो गई बात, बस हमारा ये पूरा खत्म हो गया। अगर आप देखें पहले क्या था, ये स्विच ऑफ पोजीशन में था, अब क्या हो गया, ये स्विच ऑन हो गया, काम चालू हो गया भैया। तो किसकी वजह से स्विच ऑन हुआ, लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज ने किसकी तरह एक्ट करा, एक्ट एज अ इंड्यूसर। तो इस तरीके के ओपेरॉन जो इंड्यूस हो जाते हैं, किसी दूसरे से इंड्यूस हो रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इंड्यूसेबल ओपेरॉन। और ये फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक करा रहा है कि भाई साहब पॉजिटिवली काम हो गया सब, ठीक। तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, दो तरीके के फीडबैक भी होंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके का ओपेरॉन आपको समझ में आ गया। लैक ओपेरॉन कैसा है, इंड्यूसेबल ओपेरॉन है। टीआरपी ओपेरॉन अगर कह दिया जाए, टीआरपी ओपेरॉन क्या है, याद करने के लिए हम आपको बता देते हैं, वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। ये इंड्यूसिबल है, वो रिप्रेसिबल है। उसमें टीआरपी ट्रिप्टोफैन पहले ही बन रहा होता है, और जब ये आगे की बात शुरू होती है तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। यानी ट्रिप्टोफैन में पहले स्विच ऑन रहता है, बाद में स्विच ऑफ होता है। लैक ओपेरॉन में पहले स्विच ऑन होता है और बाद में स्विच, लैक ओपेरॉन में पहले स्विच ऑफ था, बाद में स्विच ऑन हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स। यहां से कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट्स आ सकते हैं। ये सारी बातें हमने करनी है, हम इसलिए इसे नहीं पढ़ेंगे। ट्रांसएसिटाइलेज, हेंस ऑल द 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सब चीजें हम लोग बता चुके। यहां आपको हमने बता दिया कि पहले ये ऐसा था, पहले मैं बहुत परेशान था, फिर स्लिम सोना बेल्ट मिल गई, है ना। ये स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ था, और फिर क्या हुआ, यहां पे स्विच ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया। तो ये कैसा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल हमारा बन जाता है। देखिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक। और ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन हो गया। आगे बढ़ो। अब जरा देखिए, यहां पे कुछ 2-4 बातें जिन्हें हमें याद रखना है कि लैक्टोज सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और इसे हम इंड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि इसने इंड्यूस किया है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होगा, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, अगर ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज आ गई है तो परमिएज क्या करेगा, परमिएज इसे परमिएबिलिटी देगा, ठीक है, थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। द लैक्टोज देन induces the operon in the following manner, इस तरीके से ये operon को इंड्यूस करेगी। किस तरीके से करेगी वो यहाँ आपको दिख रहा है मैनर, जो हमने अभी पीछे बताया वही पूरा यहाँ पे दिया हुआ। हटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जो पकड़ने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर। रिप्रेसर के थ्रू आपने रेगुलेट किया लैक ओपेरॉन का, इसे कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। फीडबैक पॉजिटिव था, रेगुलेशन नेगेटिव है। लैक ओपेरॉन अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट बियॉन्ड द स्कोप। लैक ओपेरॉन पॉजिटिव कंट्रोल भी देता है, लेकिन क्या है, बियॉन्ड द स्कोप है, हम इसको अभी नहीं पढ़ने वाले।
तो याद रखिएगा, रिप्रेसर के द्वारा लैक ऑपेरॉन का जो कंट्रोल हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहां रिप्रेसर बन गया, आई वाले ने रिप्रेसर बना दिया और रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के ऊपर चिपक गया और ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया, तो ये नेगेटिव रेगुलेशन कहलाएगा। ठीक है। इंड्यूसर क्या कर रहा था, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था। अगर रिप्रेसर की बात करेंगे तो ये नेगेटिव रेगुलेशन होगा, अगर इंड्यूसर की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले अपन के पास बहुत सारा मटेरियल है, आप फिर देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट कुड बी तीन चारों में एक्सर्टेड एट, रेगुलेशन कहां पे हो सकता है भाई, आपका रेगुलेशन हो सकता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के भी ऊपर हो सकता है, प्रोसेसर लेवल के ऊपर भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए भी हो सकता है, चारों के चारों लेवल पे हम रेगुलेशन कर सकते हैं। अगला, इन प्रोकैरियोट्स द प्रीडोमिनेंट साइट, कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ सर ए होगा, ए अभी होगा, ए होगा, ये सेम ही है वो दोनों। ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है। ए होगा देखा सर, है ए, ठीक है। वो तो नीचे देख के बता ही दो। अरे छुपा हुआ था ऑप्शन, आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है प्रीडोमिनेंट साइट अभी आया। अगला ये देखो, बातें मत किया करो। लैकोपेरॉन इज टर्न ऑन, लैकोपेरॉन टर्न ऑन हो सकता है व्हेन एलोलैक्टोज बाइंड टू, किससे, रिप्रेसर से होता है जब टर्न ऑन जब होगा तब रिप्रेसर में लग जाएगा, जब तो ऑपरेटर पे नहीं, ऑपरेटर पे जाके लगेगा नहीं। भाई तो है सर, रिप्रेसर पे लग जाएगा। ठीक, रिप्रेसर प्रोटीन, हाँ, लैक्टोज जो है वो क्या आएगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में जुड़ जाएगा, तभी तो टर्न ऑन होगा। जब ये ऑपरेटर पे जाके लग नहीं पाएगा हाँ, तो एनवायरमेंटल एजेंट ट्रिगरिंग ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम एनोपेरॉन इज, इंड्यूसर है, वही तो इंड्यूस कराएगा। जीन रेगुलेटेड ग्रोथ, जीन रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जीन रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है, ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा, तभी तो जीन रेगुलेशन होगा। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन होता है जब हम डीएनए के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में, डीएनए है किसी एक सेल से दूसरे सेल में भेज रहे हैं बिना किसी एजेंट के, तो वो ट्रांसडक्शन होता है, जिसको हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे ट्रांसडक्शन की भी बात हुई थी, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आगे, हम उसको अभी नहीं बता रहे। आगे, इन ओपेरॉन मॉडल रेगुलेटर जीन फंक्शन एज, रेगुलेटर जीन किस तरीके से फंक्शन करता है, रिप्रेसर ही तो बनाएगा वो, ठीक है। रेगुलेटर जीन जो आई से होता है। हाँ, लैकोपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया और कब दिया, जेकब एंड मोनार्ड, साल नहीं पता। सर ये आंसर मत दिया करिए। तुम आंसर मत देखा करो ना, आंसर दिया है। दिया नहीं दिया वो एनसीईआरटी नहीं में। किया सर इसमें। अगला वाला जो आ रही है बायोटेक्नोलॉजी की शीट, उसमें कोई आंसर नहीं है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसमें कोई आंसर नहीं है, आपसे कोई को देना है आंसर। Lactoperon inducer lactose serve as an enzyme substrate for enzyme. बीटा में लग, हाँ यही है सर, बाकी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यही तो एंजाइम। जहाँ बीटा होता है वहाँ यही आंसर होता है हमेशा, बीटा गैलेक्टोसाइड। अगला, इन लैकोपेरॉन मॉडल लैक्टोज फंक्शन एज, लैकोपेरॉन में लैक्टोज किस तरह फंक्शन कर रहा है, इंड्यूसर, इंड्यूसर की तरह हो रहा है ना, जो बाइंड कर रहा है किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को। तीसरा, लैकोपेरॉन जीन्स ए आई वाई, आई तो वो बनाएगा क्या, आई वाई जेड जो है रिप्रेसर जीन बनाएगा, सो इसका बी वाला वाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड वाई। देखो आपका ऐसा था ना, यहाँ पे आई था, फिर प्रोमोटर ऑपरेटर, फिर जेड वाई और फिर ए, यही था ना। ए तो किसके लिए, ट्रांसस्टाइलेज, पर ये क्या था, परमिएज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये रेगुलेटर, सॉरी रिप्रेसर, इसी के लिए तो कोड कर रहा था, आप देख लो। ए किसके लिए कोड कर रहा है, रिप्रेसर के लिए कोड कर रहा है। आई किसके लिए कोड कर रहा है, ए करेगा ट्रांसएसिटाइलेज के लिए, ए किसके लिए, ट्रांस एसिटाइलेज, सॉरी हाँ ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, वहां पे लिखा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। आई किसके लिए कर रहा है, रिप्रेसर के लिए। वाई किसके लिए कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
परमिएज के लिए भाई, कौन सा सर? ये परमिएज है और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, अच्छा बात ठीक है, और Z किसके लिए कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्लियर हो गई बात? यस सर। हो गया आंसर। जेड वाले होते ही पड़े। अब फिर आ जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आ जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके क्वेश्चन थोड़े कम ही डाल लेते हैं क्योंकि छोटा ही टॉपिक है, तो इसलिए हाँ? ट्रांसक्रिप्शन पे ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, अरे क्वेश्चन यार बहुत हैं, हमने ज्यादा डाले नहीं, फिर मतलब चलता ही रहता, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, तो 500-600 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से करेंगे इसको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जैसे कि अभी आपको 10-15 मिनट में ही ये सारा हो गया, ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग जो है वो अगली वीडियो में देख लेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके लिए सब अभी यही वीडियो, ठीक है। 12